गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। लास्ट क्लास में बच्चों अपन एक उर्वरक के बारे में पढ़ रहे थे जिसका नाम था कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसके शॉर्ट रूप में जिसको अपन कैन या किसान खाद के नाम से जानते हैं, उसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। और उसमें अपन ने उसके बेसिक जानकारी और उसके रासायनिक संगठन के बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। हम यहाँ पे आगे करते हैं चर्चा। जो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट होता है उसके गुणों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो होता है, जिसके माध्यम से नाइट्रोजन की पूर्ति होती है, उसके बारे में अपने को चर्चा करनी है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के गुण। तो जो खाद अपन चर्चा कर रहे थे, सॉरी उर्वरक की, इसका नाम है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे और उसमें अपने को आज दूसरे नंबर पे उसके गुणों की चर्चा करनी है। कल अपन ने उसके रासायनिक संगठन के बारे में बात कर ली थी। गुणों के बारे में बच्चों अगर हम बात करें तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो होता है ये उदासीन प्रकृति का उर्वरक होता है, अर्थात ये ना तो अम्लीय प्रकृति का होता है और ना ही क्षारीय प्रकृति का होता है। इसकी प्रकृति जो होती है वो उदासीन होती है। इसीलिए बच्चों इसको अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की मृदाओं में काम में लिया जा सकता है। नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में इसे अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की मृदाओं में काम में लिया जा सकता है। तो मैं यहाँ नोट करता हूँ कि यह है उदासीन प्रकृति का उर्वरक है। ये उदासीन प्रकृति का उर्वरक है। आगे हम बात करें तो यह है अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार की मृदाओं में प्रयोग किया जा सकता है। ये अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की जो मृदाएं होती हैं उन दोनों मृदाओं के अंदर ये प्रयोग में लिया जा सकता है। आगे हम बात करें तो देखो बच्चों, इसका प्रयोग जो होता है वो फसलों में लाभदायक होता है। फसलों के अंदर इसके प्रयोग से लाभदायक परिणाम देखने को मिलते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखने की बात है कि इसके अंदर जो अमोनियम नाइट्रेट होता है बच्चों, ये एक विस्फोटक पदार्थ होता है, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट के साथ कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण ये इसका जो विस्फोटक गुण होता है अमोनियम नाइट्रेट का वो कम हो जाता है और ये विस्फोटक पदार्थ की तरह काम में नहीं आता है। तो आपको ध्यान रखना कि कैल्शियम कार्बोनेट अमोनियम नाइट्रेट के जो विस्फोटक गुण होता है उसको कम कर देता है, जिसके कारण उसका विस्फोटक गुण भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ कि कैल्शियम कार्बोनेट अमोनियम नाइट्रेट के विस्फोटक गुण को कम कर देता है। ध्यान रखने की बात है यहाँ पे कि कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति ही आपके अमोनियम नाइट्रेट की विस्फोटक गुणों की जो मात्रा होती है, जो क्षमता होती है, उसको कम कर देती है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो इस उर्वरक से नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो लगभग 25% नाइट्रोजन जो होती है वो इस उर्वरक के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। अर्थात इस उर्वरक में कम से कम 25% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। इसमें नाइट्रोजन न्यूनतम 25% होती है। नाइट्रोजन की मात्रा कम से कम यदि हम बात करें इस उर्वरक में तो उसकी जो मात्रा होती है वो कम से कम 25% तो होती ही है। कैल्शियम की यदि हम मात्रा की बात करें तो इस उर्वरक के अंदर 8.1% कैल्शियम होता है। ये सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व होता है जो पौधों की आवश्यकता के लिए अनुकूल होता है। इसमें कैल्शियम की मात्रा
इसमें कैल्शियम की मात्रा 8.1% होती है। जो क्या होता है, कैल्शियम आपको बच्चों पता है कि ये सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व होता है, और सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व होने के कारण पौधों में इतनी ही कैल्शियम की मात्रा आवश्यक होती है जितनी इस उर्वरक के अंदर होती है वो सफिशिएंट होती है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इसके जो दाने होते हैं वो यूरिया की तुलना में थोड़े मोटे होते हैं। दाने बड़े होने के कारण खेत में प्रयोग करने में सुविधा रहती है, अर्थात इसके दाने मोटे होते हैं जिस कारण उसके खेत में प्रयोग करने में सुविधा रहती है। इसके दाने मोटे रहते हैं जिसके कारण उसके प्रयोग करने में सुविधा रहती है, अर्थात खेत में जब इनका उपयोग होता है जिसके कारण उसके खेत में प्रयोग करने में सुविधा रहती है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं, कुछ गुण हैं कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के। अब हम देखते हैं मृदा में अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। इस उर्वरक की मृदा में अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। मृदा में अभिक्रिया, देखो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से कि इसके जो गुण होते हैं उस गुणों के आधार पर यदि हम बात करें तो ये एक उदासीन प्रकृति का उर्वरक है। अम्लीय क्षारीय दोनों मृदाओं में प्रयुक्त होता है। नाइट्रोजन की मात्रा इसके अंदर मैक्सिमम होती है, उसकी पूर्ति ये कर देता है। कुछ मात्रा में कैल्शियम की पूर्ति भी इस उर्वरक के द्वारा हो जाती है। मृदा में अभिक्रिया की यदि हम बात करें तो देखो बच्चों आपको पता है कि ये अम्लीय क्षारीय मृदा नहीं बनाता है, अर्थात मृदा की पीएच को ये किसी प्रकार से परिवर्तित नहीं करता है। इसी कारण इसे किसान खाद के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये मृदा की जो प्रकृति होती है उसको किसी प्रकार से नहीं बदलता है, इसीलिए इसे किसान खाद कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ नोट कर देता हूँ कि यह मृदा की अम्लीयता व क्षारीयता में परिवर्तन नहीं करता है, इसीलिए इसे किसान खाद कहा जाता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं बच्चों, किसान खाद कहते हैं। आगे हम बात करें तो देखो बच्चों मृदा के अंदर जब कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को मिलाया जाता है तो अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम आयन के रूप में ये विघटित हो जाता है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को मृदा में मिलाने पर इसका विघटन होता है, तो ये अमोनियम कैल्शियम और नाइट्रेट के रूप में विघटित हो जाता है। यहाँ मैं नोट करता हूँ कि इसे मृदा में मिलाने पर यह अपघटित होकर अमोनियम NH4+ नाइट्रेट NO3- कैल्शियम Ca+2 आयंस में बट जाता है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो होता है बच्चों इसका मृदा में अपघटन होता है, और मृदा में जब अपघटन होता है तो ये अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम आयंस के रूप में विभाजित हो जाता है। यहाँ पे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जो कैल्शियम और अमोनियम होती हैं ये मृदा के द्वारा अधिशोषित कर ली जाती हैं। यहाँ पे बनने वाली अमोनियम और जो कैल्शियम होता है उसको मृदा के द्वारा
क्या कर लिया जाता है, अधिशोषित कर लिया जाता है। जबकि जो नाइट्रेट होती है उसे कुछ पौधे नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए सीधे ही ग्रहण कर लेते हैं, और कुछ मात्रा में जो नाइट्रेट होती है वो वाष्पीकरण अथवा अपक्षालन की प्रक्रिया के द्वारा उसका वास भी हो जाता है, अर्थात वो नष्ट भी हो जाती है। कुछ मात्रा में नाइट्रेट को पौधे ग्रहण कर लेते हैं और कुछ मात्रा में जो नाइट्रेट होती है उसका अपक्षालन या वाष्पीकरण की प्रक्रिया से उसका वो ह्रास अर्थात उसका नष्ट भी हो जाती है। तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ कि अमोनियम व कैल्शियम आयन मृदा द्वारा अधिशोषित हो जाते हैं। अमोनियम व कैल्शियम आयन मृदा द्वारा अधिशोषित हो जाते हैं, जबकि नाइट्रेट का कुछ भाग पौधों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, तथा शेष भाग वाष्पीकरण या अपक्षालन द्वारा नष्ट या ह्रास हो जाता है। कुछ भाग का तो उपयोग जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कर लेते हैं, और कुछ मात्रा में जो होता है उसका उपयोग सामान्यतः कुछ मात्रा में जो नाइट्रेट होती है वो नष्ट हो जाती है, और कुछ मात्रा के अंदर जो नाइट्रेट है उस नाइट्रेट का प्रयोग पौधे अपने पोषक तत्व की पूर्ति के लिए कर लेते हैं। इसके अलावा बच्चों यदि हम बात करें तो इसके अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है वो कैल्शियम कार्बोनेट मृदा की अम्लता को दूर करता है। इस उर्वरक में पाए जाने वाला कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो मृदा की किसको दूर कर देता है, मृदा की अम्लता को दूर कर देता है। मैं यहाँ नोट कर देता हूँ कि इस उर्वरक में उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट मृदा की अम्लीयता को दूर कर देता है। मृदा की जो अम्लीयता होती है उस अम्लीयता को दूर करने का काम जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा कर दिया जाता है। इसी के साथ इसका जो उपयोग होता है वो सभी प्रकार की मृदाओं में कर लिया जा सकता है। इसका उपयोग सभी प्रकार की मृदाओं में होता है। इसका प्रयोग सभी प्रकार की मृदाओं में होता है। इस उर्वरक का जो उपयोग होता है बच्चों वो सभी प्रकार के मृदाओं के अंदर हो जाता है। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए। फिर अपन देखते हैं कि इस उर्वरक का फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है। फसलों पर पड़ने वाले प्रभाव की बात अपन करेंगे यहाँ। नेक्स्ट है फसलों पर प्रभाव। देखो बच्चों फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है इस उर्वरक का, उसके बारे में हम बात करें तो सबसे पहले आपको ध्यान रखने की बात है कि फसलों के लिए ये जो उर्वरक होता है वो पूर्णतया सुरक्षित होता है। किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है फसलों को। ये एक प्रकार से पूर्ण रूप से सुरक्षित
उर्वरक होता है। सबसे पहला प्रभाव यह है कि यह उर्वरक फसलों के लिए पूर्णतया सुरक्षित होता है। यह जो उर्वरक होता है बच्चों, यह फसलों के लिए पूर्णतया सुरक्षित होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो बच्चों फसलों पर इसका प्रभाव जो होता है वो शीघ्र पड़ जाता है। इस उर्वरक का उपयोग करने के कुछ समय बाद ही जो पोषक तत्व की पूर्ति होती है, नाइट्रोजन पोषक तत्व की पूर्ति जो होती है वो तुरंत फसलों को हो जाती है, अर्थात इस उर्वरक का प्रभाव शीघ्र ही फसलों पर पड़ जाता है। इस उर्वरक का प्रभाव शीघ्र ही फसलों पर पड़ जाता है। फसलों के ऊपर इस उर्वरक का जो प्रभाव होता है बच्चों वो शीघ्र ही पड़ जाता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो खड़ी फसल के ऊपर भी इस उर्वरक का उपयोग किया जा सकता है, जैसे यूरिया का उपयोग होता है, ठीक उसी प्रकार से खड़ी फसल के ऊपर भी इस उर्वरक का हम उपयोग कर सकते हैं। ये भी एक इसकी उपयोगिता है। खड़ी फसल पर इस उर्वरक का प्रयोग किया जा सकता है। छिड़ककर या पर्निल किसी भी तकनीकी के माध्यम से इस उर्वरक का उपयोग खड़ी फसल के ऊपर किया जा सकता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इसमें उपस्थित जो नाइट्रेट होता है उस नाइट्रेट को पौधे सीधे ही ग्रहण कर लेते हैं, और अमोनियम या जो कैल्शियम होता है उसके बारे में आपने पढ़ा है कि मृदा इसे अधिशोषित कर लेती है, अर्थात अमोनियम आयंस और कैल्शियम आयंस को पौधे धीरे धीरे ग्रहण करते हैं, जबकि इसमें पाए जाने वाले जो नाइट्रेट आयंस होता है उसे पौधे शीघ्र ही ग्रहण कर लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें पाए जाने वाले नाइट्रेट आयन को, इसमें पाए जाने वाले नाइट्रेट आयंस को पौधे शीघ्र ग्रहण कर लेते हैं, जबकि कैल्शियम व अमोनियम आयंस को पौधे धीरे धीरे ग्रहण करते हैं। इसमें पाए जाने वाले जो कैल्शियम और अमोनियम आयंस होते हैं उनको पौधे धीरे धीरे ग्रहण करते हैं, जबकि नाइट्रेट आयन को शीघ्र ही ग्रहण कर लिया जाता है। देखो बच्चों, अमोनियम के नाइट्रीकरण की जो प्रोसेस होती है उस नाइट्रीकरण की प्रोसेस के बाद जो नाइट्रोजन होती हैं वो पौधे को धीरे धीरे लंबे समय तक प्राप्त होती रहती हैं, इसलिए ये उर्वरक नाइट्रोजन की जो पूर्ति करता है वो काफ़ी लंबे समय तक करता है, क्योंकि अमोनियम आयन जो होते हैं उसका नाइट्रीकरण होता है जिससे नाइट्रेट बन जाती है या अन्य नाइट्राइड बन जाते हैं। उनको पौधे उर्वरक के रूप में, नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में ग्रहण करते रहते हैं। इस प्रकार से इसमें उपस्थित जो अमोनियम है उसको लंबे समय तक पौधे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग करते रहते हैं। तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ कि इसमें उपस्थित NH4+ आयन से पौधे आयंस के नाइट्रीकरण से पौधे धीमे धीमे लंबे
समय तक पौधे धीमे धीमे लंबे समय तक नाइट्रोजन की पूर्ति करते रहते हैं। लंबे समय तक जो नाइट्रोजन की पूर्ति होती है वो अमोनियम के नाइट्रीकरण के परिणाम स्वरूप बनने वाले नाइट्रोजन के द्वारा पौधों के द्वारा काफ़ी लंबे समय तक कर ली जाती है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो खड़ी फसल पर बच्चों इसको बिखेर कर भी उपयोग में लिया जा सकता है, अर्थात ऊपर से खड़ी फसल में इसको बिखेर कर काम में लिया जा सकता है। खड़ी फसल पर इसे बिखेर कर काम में लिया जा सकता है। खड़ी फसल के अंदर इस उर्वरक का उपयोग बिखेर कर किया जा सकता है, बिखेर कर इसका उपयोग किया जा सकता है। देखो बच्चों, यहाँ तक कि अपना जो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक है वो पूरा होता है, और इसके आगे का जो आपके रासायनिक उर्वरक है उसके बारे में यदि हम बात करें तो उसका नाम है अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट के बारे में अपन एक बार थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। अमोनियम सल्फेट जो उर्वरक है उस उर्वरक की अपन बात करें तो बच्चों इसका फॉर्मूला जो होता है NH4 ये जो होता है ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। अमोनियम सल्फेट उर्वरक होता है बच्चों, इसके द्वारा जो नाइट्रोजन की पूर्ति होती है वो नाइट्रोजन की पूर्ति अमोनियम आयंस के द्वारा होती है, अर्थात इसमें पाए जाने वाला ये जो अमोनियम आयन है इस अमोनियम आयन के द्वारा इस उर्वरक के द्वारा नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। सबसे पहले अपन यह नोट करते हैं कि यूरिया के बाद नाइट्रोजन की जो पूर्ति करता है वो अमोनियम सल्फेट ही करता है। यूरिया के बाद नाइट्रोजन की पूर्ति करने वाला उर्वरक है, अर्थात आपको ध्यान रखना है कि अमोनियम सल्फेट जो होता है वो नाइट्रोजन की पूर्ति करने वाला उर्वरक होता है, और नाइट्रोजन के पूर्ति के मामले में यदि हम देखें तो यूरिया के बाद इसका दूसरा नंबर आता है। इसका रासायनिक सूत्र मैंने आपको बता ही दिया है। इसका रासायनिक सूत्र होता है, इसका रासायनिक सूत्र NH4 का होल ट्वाइस SO4 होता है। और यदि हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ कि इसमें नाइट्रोजन अमोनियम आयंस के रूप में होती है, इसमें नाइट्रोजन अमोनियम के रूप में होती है, अर्थात जो इसमें नाइट्रोजन होती है वो NH4+ के रूप में होती है, अमोनियम के रूप में इसमें नाइट्रोजन पाई जाती है। आगे बच्चों यदि हम बात करें तो इसके रासायनिक संगठन की बात करते हैं कि इसमें जो उर्वरक होता है उसमें कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, किस अनुपात में होते हैं। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि भारत सरकार ने उर्वरक नियंत्रण अध्यादेश 1957 के तहत ही सभी प्रकार के जो उर्वरक हैं उसके संगठन का निर्धारण कर रखा है। उस अध्यादेश के तहत ही जो संगठन होता है वो उर्वरक को निर्धारित है, और उसी अध्यादेश के तहत हम इसके संगठन की बात करें तो मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ कि रासायनिक संगठन क्या होता है। इस उर्वरक के रासायनिक संगठन की यदि हम बात करें तो देखो बच्चों, इसके अंदर नमी की जो मात्रा होती है वो आपके अधिकतम 1% हो सकती है। इस उर्वरक में 1% से अधिक मात्रा में नमी नहीं होनी चाहिए। इसमें नमी जो है, नमी अधिकतम कितनी हो सकती है? देखो बच्चों, इसमें नमी अधिकतम 1% हो सकती है। नमी की मात्रा कितनी हो सकती है? इसमें 1% हो सकती है। आगे अगर हम देखें तो इसके अंदर अमोनिकल नाइट्रोजन जो होती है, अमोनिकल नाइट्रोजन न्यूनतम अमोनिकल
नाइट्रोजन न्यूनतम, अमोनिकल नाइट्रोजन की मात्रा जो न्यूनतम होती है वो बच्चों 20.60% से कम नहीं होनी चाहिए, अर्थात 20.60% मात्रा से अधिक मात्रा में अमोनिकल के रूप में नाइट्रोजन की मात्रा होना आवश्यक है। स्वतंत्र अम्ल के बात यदि हम करें तो इसमें स्वतंत्र अम्ल जो सल्फेट पाया जाता है अर्थात H2SO4 की जो मात्रा होती है वो न्यूनतम 0.025% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये क्या है, ये बच्चों अधिकतम है, इससे ज़्यादा उसके अंदर स्वतंत्र अम्ल जो होता है वो नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा मात्रा में स्वतंत्र अम्ल की मात्रा होना गलत होगा रासायनिक संगठन की दृष्टि से। आगे यदि हम बात करें तो इसके अंदर आर्सेनिक जो होता है वह अधिकतम 0.01% हो सकता है। आर्सेनिक की मात्रा, आर्सेनिक जो होता है वो बच्चों अधिकतम है। आर्सेनिक की मात्रा अधिकतम 0.01% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 0.01% से ज़्यादा मात्रा के अंदर आपके इसमें आर्सेनिक की उपस्थिति नहीं होना चाहिए। देखो बच्चों, यहाँ तक अपन ने आज उसके अमोनियम सल्फेट के बेसिक जानकारी और उसके रासायनिक संगठन की बात कर ली है। नेक्स्ट क्लास में हम रासायनिक उर्वरक के रूप में इसके जो गुण हैं, मृदा में अभिक्रिया है और पादपों पर इसका जो प्रभाव पड़ता है उसके बारे में अपने को अध्ययन करना है। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।